Welcome to MediJ classes. This is second lecture of 12th maths topic chapter name determinant. Okay. Now इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे करते हैं, ठीक है, विद डिटेल, बिकॉज ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही जो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस है उसको हैंडल करता है, ठीक है. दैट्स वाई इसके प्रॉपर्टीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. So we will start from the properties of determinant. Okay. Properties of determinants. Okay. Now first property है कि if we interchange all rows into column, यानी जितने भी रोज हैं वो सबको कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को आप कन्वर्ट करके रो बना दें. इन दैट कंडीशन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, ठीक है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आर, आपने पढ़ा था कि आर आई सी आई, ये किसका ऑपरेशन था? ऑल रोज एंड कॉलम इंटरचेंज. जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना, जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करते हैं. विद एग्जांपल हम समझते हैं कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने के बावजूद भी डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज ये डिटर्मिनेंट्स हैं 1 2 3 1 0 5 2 8 9 2 8 2 कर देते हैं, ठीक है, लोअर वैल्यू. नाउ इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं. सो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 1 0 14 minus 2, so 2 minus 10 plus 3 8 minus 0, value is minus 40 minus 2 into minus 8 plus 3 into 8 minus 40 plus 16 plus 24, so minus 40 plus 40 which is equal to 0, means a जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू आया 0. नाउ वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन, यानी जितनी भी रोज हैं उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं. तो देखिए क्या होगा. एज्यूम कीजिए कि इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया तो नया मैट्रिक्स वाला बी. सो बी क्या होगा? 1 2 3, सो 1 2 3 1 0 5 1 0 5 एंड 2 8 2 2 8 2. रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया एंड कॉलम को रोज में. नाउ अब इसका डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालते हैं. सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 0 माइनस 40 माइनस 1 4 माइनस 24 प्लस 2 10 माइनस 0. सो ये हो जाएगा आपका माइनस 40 एंड दिस इज minus 20, sorry, plus 20 and this is plus 20, so minus 40 plus 40 is equal to 0. So if we interchange the all rows into column, not 1 and 2, सारे के सारे रोज हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और सारे के सारे कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दीजिए. इससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. मैग्नीट्यूड जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू का वो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, मींस इफ यू इंटरचेंज ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम्स देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिटर्मिनेंट. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि इफ इंस्टेड ऑफ ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम्स, यानी अगर आपको ऑल रोज और ऑल कॉलम्स को कन्वर्ट नहीं किया, आपने क्या किया, सिर्फ दो रो को इंटरचेंज कर दिया और दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया. इन दैट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट सेम होता है, बस साइन चेंज हो जाता है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक डिटर्मिनेंट लेता हूं, यही क्या कहता है सेकंड प्रॉपर्टी, यानी इफ एनी टू रोज और टू column
interchange the new determinants d dash is equal to माइनस ऑफ d। ये न्यू डिटर्मिनेंट है और ये पुराना जो डिटर्मिनेंट्स आप लेते हैं, यानी जो वैल्यू आया है, ठीक है, यानी आपने दो रोज को इंटरचेंज किया है तो जो नया वैल्यू है वो माइनस में आएगा। अभी चेक कर लेते हैं। अभी 0 आ रहा था तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसमें इंटरचेंज करके 1 1 2, ठीक है ना। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो 1 से दैट इज इक्वल टू 0 -5 -2 2 -5 +3 लेंगे तो ये और ये गया, दैट इज 1 -0, so which is equal to -5 -2 into 3 -3 +3, so -5 +6 +3 which is equal to 4। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया? 4। नाउ अनदर डिटर्मिनेंट, हम इस पे क्या परफॉर्म करते हैं? R1 2 2 इंटरचेंज कर दिया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली R12 मीन्स 1 2 को इंटरचेंज करने का। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए 1 और 2, यानी ये रो था आपका R1 एंड ये था आपका R2। तो नया डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा अपने को? इंटरचेंज करेंगे तो ये ऊपर कर देंगे, दैट इज 1 0 5 1 2 3 1 1 2। अब देखते हैं इस डिटर्मिनेंट का हमने क्या किया, सिर्फ इन दोनों का इंटरचेंज कर दिया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो विच इज 1 लेंगे तो ये और ये रोगे, दैट इज 4 -3 -0, तो ये और ये चल, दैट इज 2 -3 +5, so this column and this row will be eliminated, so the answer is 1 - 2 which is equal to 1, the 0 ही टर्म हो जाएगा, प्लस 5 into -1, so 1 - 5 which is equal to -4। so देखिए यहाँ वैल्यू कितना आया? 4। यहाँ वैल्यू क्या आया? 4। so now हमने क्या किया? सिर्फ एक रोज और कॉलम को चेंज किया। नाउ एक और रोज और कॉलम को चेंज, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम चेंज करते हैं देन मैग्नीट्यूड इज सेम। कहने का मतलब है जैसे मैंने R12 किया, एक वाली रो इंटरचेंज किया, सेकंड में मैं कुछ भी कर दूं R23 कर दूं, मींस इफ इंटरचेंज इवन नंबर ऑफ टाइम होता है तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं, एंड अगर इंटरचेंज ऑड नंबर ऑफ टाइम होता है, कहने का मतलब हुआ कि 3 रोज और तीन रोज को आपने इंटरचेंज किया, यानी एक बारी 2 को इंटरचेंज किया, फिर 2 को इंटरचेंज किया, फिर 2 को इंटरचेंज किया, यानी आपने ऑपरेशन रोज चेंज कितना टाइम किया? 3 टाइम्स। इन दैट कंडीशन आंसर विल बी निगेटिव ऑफ ओरिजिनल। एंड अगर इवन नंबर ऑफ टाइम है, जैसे आपने एक रोज को चेंज किया, मतलब फिर दूसरे रो को चेंज किया, यानी 2 रो वाली ऑपरेशन आपने एक साथ परफॉर्म किया, फिर 4 फिर 6 टाइम ऐसे करोगे तो आपका वैल्यू में कोई चेंज नहीं। जैसे मान लीजिए ये R12 था एंड अगेन R23 भी अगर मैं परफॉर्म कर दूं तो ये कितना वाली रो, कितने रो में ऑपरेशन हुआ? 2 वाली रो में ऑपरेशन हुआ, तो आंसर एज इट इज 4 का 4 आएगा। सो इफ यू परफॉर्म इंटरचेंज ऑड नंबर ऑफ टाइम आंसर विल बी नेगेटिव, एंड इफ यू आर परफॉर्मिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन, ठीक है, यानी 2 वाली रो को चेंज करोगे आप तो इवन नंबर ऑपरेशन हो गया, तो उसमें हमेशा आंसर का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, दैट इज द केस। ओके, तो अगर पूरे रोज और पूरे कॉलम को इंटरचेंज करोगे तब तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं, और अगर आपने ऑड नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म किया ऑपरेशन, इन दैट कंडीशन वैल्यू का वैल्यू सिर्फ माइनस करके आएगा एज इट इज। नाउ नेक्स्ट है कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रोज और किसी भी कॉलम को आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना से मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाय k। थियरी ये है
वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स multiplied by k if any rows or any column is multiplied by k, यानी किसी रो के सारे एलिमेंट को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो डिटरमिनेंट उतना टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब है कि लेट इनिशियल जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था d, जैसे मान लीजिए 1 2 3 2 1 5 1 2 1 डिटरमिनेंट है। इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो, जैसे मान लीजिए r1 है, ये r2 है एंड ये r3 है, एज्यूम कीजिए कि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो अभी x है। ओके, नाउ इफ वी मल्टीप्लाई एनी रोज, मान लीजिए कि r1, यानी हमने क्या किया, r1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो नया डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, 5 10 15 2 1 5 1 2 1, न्यू डिटरमिनेंट ये मिलेगा। नाउ इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू 5x। पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना था, x। नाउ हमने क्या किया, सिर्फ एक रो के सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो नया न्यू डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो इनिशियल डिटरमिनेंट के 5 टाइम, मींस d डैश इक्वल टू 5 ऑफ d। जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट उतना टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप दो रो में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक में 4 से मल्टीप्लाई किया, एक में 5 से मल्टीप्लाई किया, तो नया डिटरमिनेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 d। ठीक है, अगर थर्ड रो को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यू डिटरमिनेंट इज ये, यानी तीनों के तीनों रोज में किसी न किसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया तो नया डिटरमिनेंट जो होगा वो इतना टाइम ओरिजिनल डिटरमिनेंट होगा। ठीक है, तो किसी एक रोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो उतना टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज। नाउ डिटरमिनेंट एज अ सम। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टीज कहता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए d1 d2 एंड d3, इस टाइप से। मीन्स जो डिटरमिनेंट का कोई भी एलिमेंट दो नंबर्स के सम के फॉर्म में है, देन इसका प्रॉपर्टी होता है कि आप डिटरमिनेंट को सेपरेट कर सकते हो। कैसे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस एक बार ही इसका ओरिजिनल एलिमेंट लिया, दूसरा बार इसका सम, दैट इज d1 d2 d3 a2 a3 b2 b3 c2 c3। मींस इसका जो एलिमेंट था वो एज अ दो नंबर के सम के फॉर्म में था, तो आप इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, यानी पहले आप इसको लेके डिटरमिनेंट बनाओ एंड देन आफ्टर इस एलिमेंट को लेकर डिटरमिनेंट बनाओ, यानी इन दोनों का सम इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। कभी कभी ऐसे भी होते हैं जब अपने को लगता है कि ये तो दो सम के फॉर्म में है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो दोनों को सेपरेट करके सॉल्व कर लो, आंसर इज दैट। आंसर वही, ये प्रॉपर्टीज है कि आप अगर डिटरमिनेंट का कोई भी एलिमेंट दो चीज के सम का फॉर्म में है, इन दैट कंडीशन यू कैन सेपरेट दैट डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर यहीं पे होता, मान लीजिए कि d था प्लस e1 प्लस e2 प्लस e3, फिर g1 g2 g3, इन दैट कंडीशन क्या करते हैं, पहले आप इसको लेकर के डिटरमिनेंट बनता और फिर
D1 E1 G1 D2 E2 G2 D3 E3 G3 के फॉर्म में दूसरा डिटरमिनेंट एज अ प्लस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है। दिस इज द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ समेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी था ये कि दो डिटरमिनेंट्स को आप मतलब डिटरमिनेंट अगर a प्लस b प्लस c हो तो उसको तीन अलग अलग डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अनदर वन जो सबसे ज्यादा यूज होता है कंपटीशन पोर्शन में भी और नॉर्मल में भी सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। डिटरमिनेंट का अगर कोई भी टू रोज और टू कॉलम इक्वल है तो उस डिटरमिनेंट का पूरा वैल्यू होता है 0। मीन्स इफ एनी टू रोज एंड एनी टू कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इक्वल, in that condition the value of whole determinants is equal to 0। means एक डिटरमिनेंट मान लीजिए 1 2 1 2 4 8 1 2 1, यहाँ पे दो रोज सेम है R1 एंड R2, तो ऐसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इसका वैल्यू 100% 0 ही आएगा। सो इफ एनी टू रोज इनफैक्ट एनी टू कॉलम भी सेम हो जाएगा तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 100% 0 होगा। दो तीन हो तो 0 है ही, लेकिन दो भी कोई भी डिटरमिनेंट 0 है तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू सॉल्व करते टाइम में ये देखिए कि अगर हम किसी वैल्यू को डिटरमिनेंट्स को इक्वल कर सकें तो डायरेक्टली उसका कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। 1 तो 4 माइनस 16 माइनस 2 ये लेंगे तो ये रो ये कॉलम गया दैट इज 2 माइनस 8, ये लेंगे तो ये रो ये गया दैट इज 4 माइनस 4। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 0। सो माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मीन्स कोई भी टू रोज अगर कॉम सेम है तो उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, नाउ इसी में ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आ सकता है। उसमें क्या होता है कि अपने को समझना पड़ता है कि ये एग्जैक्ट में है क्या। जैसे एग्जांपल देखिए कैसे ये तो समझ गए कि दो रो एग्जैक्टली सेम हो। अब ट्विस्टेड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 2 5 2 8 9 ओके एंड 3 6 15। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। कैसे, किस प्रॉपर्टी से, दो रोज अगर इक्वल हो तो कैसे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए 1 2 5 एंड 3 6 15 में से ये एक टाइप का सिमिलर है। कैसे, इसमें से 3 कॉमन निकाल लीजिए बाहर। अगर मैं एक रोज 3 बाहर निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 5 2 8 9, 3 कॉमन निकाला था 1 2 5, ये रो सेम हो गया तो इसका वैल्यू सीधे 0 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान देने का है कि अगर दो रोज इक्वल नहीं है तो क्या कोई मेथड करके सिंपलीफाई करके दो रोज इक्वल कर सकते हैं। अगर दो रोज इक्वल होते हैं इन दैट कंडीशन उसका वैल्यू 0 हो सकता है कि एक रो का दूसरा जो है वो मल्टीप्लाई करके दिया हुआ हो। ठीक है, इसका मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आया, कॉमन निकाला तो ये दोनों रोज क्या होंगे, सेम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या डायरेक्टली आ जाएगा 0। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि डायरेक्टली इक्वल ना दे करके मल्टीप्लाई करके दे दे। ठीक है, इन दैट कंडीशन वैल्यू इज 0। So if any two rows or any two columns of any determinants are equal, in that condition the values of that determinants is 0. Okay? Now if अभी हमने क्या देखा कि एक रोज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो डिटरमिनेंट सेम नहीं रहता है, उतना टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। Another property है, 6th property is कि if किसी डिटरमिनेंट के एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दूसरे रो में ऐड कर दीजिए, ऐसा करने से पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। मतलब एक रोज में सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया तो न्यू डिटरमिनेंट उसके मल्टीपल में हो जाएगा। बट एक रोज में मान लो 5 से आपने मल्टीप्लाई किया
एंड दूसरे किसी रो में ऐड कर दिया तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ इफ द करस्पॉन्डिंग मतलब हुआ इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज if any of the rows or column is multiplied by any number and added to the another rows। देखिए क्या कहते हैं, the value of a determinant does not change if any row or column is multiplied by a non-zero number and added to another row। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है व्हाट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 1 2 2 1 3 3 2 4। सिंपल डिटर्मिनेंट लिखा कि वैल्यू सिंपलीफाई है। इसका वैल्यू देखते हैं तो 1 ये लिया तो ये रो कॉलम दैट इज 4 माइनस 6 माइनस 1 ये लिया तो ये और ये दैट इज 8 माइनस 9 प्लस 2 ये लिया तो ये पोर्शन हट गया तो कितना बचा दैट इज 4 माइनस 3 सो इट वैल्यू कम्स माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 1 सो माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया 1। नाउ अब प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। R 1 2 2 व्हाट इट मीन्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्पेशल सिंबल बताया था। इसका मतलब होता है कि R1 में R1 के रो 1 के इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड सेकेंड रो में ऐड कर देना है। यानी इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ऐसा होता कुछ R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 2 ऑफ R1। इस चीज को एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगा आपको। ये यानी एक रो में क्या किया हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया दूसरे रो में ऐड कर दिया। तो चलिए इससे क्या आ जाएगा न्यू डिटर्मिनेंट जो आएगा क्या करना है R2 के बदले क्या लिखना है R2 प्लस 2 R1 यानी R1 को एज इट इज रखना है 1 1 2 क्योंकि R1 को रिप्लेस वही नहीं कर रहे हैं R2 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे इस वैल्यू से। तो R2 ये कितना है 2 और उसमें ऐड किसको करना है ट्वाइस ऑफ R1 यानी इस रो को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। तो 2 था ही 2 इंटू 1 यानी 2 पहले से था और फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। सिमिलरली नीचे में क्या था 1 2 1। अब इसमें क्या करना था R2 में ट्वाइस ऑफ R1 इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 2 ऐड कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे कितना था 3 में क्या ऐड करना है फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 एंड थर्ड रो एज इट इज रखना है 3 2 4। यहाँ R2 को चेंज करना है R1 से मल्टीप्लाई करके R2 में चेंज करना है R1 में चेंज नहीं करना है। नाउ इसका डिटरमिनेंट देखते हैं 1। सो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2 4 3 7 3 2 4 यानी डिटरमिनेंट ये आया। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू देखते हैं तो विच इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे 1 है 1 12 माइनस 14 12 माइनस 14 माइनस 1 ये और ये क्या दैट इज 16 माइनस 21 प्लस 2 ये कॉलम और ये रो गया तो 4 2 जा 8 माइनस 9 यहाँ आ जाएगा -2 -1 6 में से 16 में से 21 गया दैट इज -5 एंड यहाँ बचा आपका 2 इंटू -1 सो -2 +5 -2
-4 + 5 विच इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू कितना आया था 1 और इसका वैल्यू कितना आया 1। अगर सिर्फ R1 को मल्टीप्लाई करके छोड़ देता तो 2 से मल्टीप्लाई किया था तो इसका वैल्यू ट्वाइस हो जाता यानी 2 आता। बट एक रो को ऑपरेट किया दूसरे में ऐड किया, इन दैट कंडीशन डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। सिर्फ एक रोज को सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आप छोड़ दोगे तो डिटरमिनेंट उस नंबर के मल्टीपल में होगा। बट एक रोज को ऑपरेट करके किसी से भी मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो फर्क नहीं पड़ता, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों ही, एंड जैसे आप सेकेंड रोज में ऐड करोगे या कॉलम्स को सेकेंड कॉलम में ऐड करोगे थर्ड कॉलम में ऐड करोगे वैल्यू विल रिमेन सेम, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, सो दिस इज द 6 प्रॉपर्टीज। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था जो डिटरमिनेंट में यूज करते हैं, खासकर ये सारे प्रॉपर्टीज पे जितने अच्छा कमांड होगा, ठीक है, इंटरचेंज जितना अच्छा करने आएगा, क्वेश्चन उतना इजी वे में और उतना जल्दी सॉल्व होगा। ओके, नाउ आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट का यूज करके बहुत सारे लीनियर इक्वेशन को बहुत ही शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो एंड कितना सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन है कि नहीं है, मतलब जितने भी एक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सारे आप डिटरमिनेंट के हाथ से बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर सकते। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, फिर 3 वे देखते हैं। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं। तो हम पहले देखते हैं दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के इक्वेशन को डिटरमिनेंट के हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं एंड कैसे उसके वैल्यू को हम प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, सो एज्यूम एग्जांपल से चेक कर लेते, ज्यादा बेटर है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है, या c1 इज इक्वल टू 0। एक्स वाई में 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया। अनदर वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन है जहां पे x और y वेरिएबल है, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर द कोफिशिएंट, यानी ये कांस्टेंट है। मैं इसको एग्जांपल के साथ भी सॉल्व कर दूंगा। नाउ इफ पहले तो ये चेक करो कि इसके सॉल्यूशंस है या नहीं है, एक सॉल्यूशन है भी या नहीं है। तो अगर चेक करना हो कि दिस linear equation have unique solution or not, in that condition first you have to check the determinants of the value। आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेक करते हैं कैसे, वेरिएबल का कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे a1 a2 b1 b2। इफ ये वैल्यू 0 नहीं है तो ही इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आप फाइंड कर पाओगे एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा इन दैट। ठीक है, इसका मतलब हुआ देन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज यूनिक। अब यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल का सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, मींस x का एक वैल्यू आएगा एंड y का भी एक वैल्यू आएगा, दैट इज कॉल्ड द यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब हुआ x का इनफाइनाइट वैल्यू 2 4 5 8 इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, 3 टाइप का होता है, या तो सॉल्यूशन नहीं होगा। 2 लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कब नहीं निकलेगा? व्हेन दिस 2 लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। ठीक है,
ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, x और y का जो वैल्यू आएगा इसका मतलब उस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है. इफ टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर देन इट हैज नो सॉल्यूशन. ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है. अनदर वन, अगर दो लाइन का जो सॉल्व किया एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है, इसका मतलब है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट जगह पे कट करेगा. और ऐसा कब होता है? जब दो लाइन कॉन्साइड करता है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जाता है. तो तीन ही टाइप का होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. ठीक है. सो इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा. अब एक्स वाई को ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वो डिस्प्ले वो उसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट के हेल्प से बहुत इजी वे में सॉल्व होता है. देखिए कैसे. x का वैल्यू निकालना है तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, क्या करो पहले इसको ढक दीजिए, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए तो v1c2 v2c1. ठीक है. अगर x निकालना हो तो पहले इन दोनों को कोफिशिएंट ढक देने का, फिर इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट, ये c1 c2 कांस्टेंट ही है, b1 c2 माइनस, याद रखिएगा पहले प्रिंसिपल डायगोनल होता है, डिटरमिनेंट का रूल फॉलो ही होता है सब जगह, प्रिंसिपल डायगोनल. ओके, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस दिस नीचे में. ठीक है. अब नीचे वाला पोर्शन इसके नीचे में आएगा. अब क्या करने का कि ये कांस्टेंट वाला टर्म ढक देने का. तो ये कितना होगा? a1 b2 माइनस a2 b1. अगर इसे सिंपलीफाई में मैं करूं तो आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअली में है क्या. ये है आपका b1 c1 b2 c2 होल अपॉन a1 a2 b1 b2. एक्चुअली में ये है. ये आ गया सॉल्यूशन. खाली मल्टीप्लाई की कोफिशिएंट का 1 मिनट में आंसर आपका आ जाएगा. एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको. अच्छा हाँ, इसका y देख लेते हैं. y का वैल्यू कितना आएगा? तो y ले रहे हैं तो पहले इसके कोफिशिएंट को ढक दीजिए, या मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में ही लिख देता हूं. इसको ढक दीजिए तो ऊपर क्या आएगा? a1 या c1 a2 c2. पहले जो वेरिएबल लोगे उसको कर देना, बाकी पोर्शन लिख देने का. उसके बाद नीचे में वेरिएबल का कोफिशिएंट, तो ये वाला पोर्शन हटा देने का. वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या आपका? a1 a2 b1 b2. जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. देखिए इसके नीचे में टर्म और इसके नीचे का टर्म सेम है, सिर्फ ऊपर के टर्म्स क्या है? अलग अलग है. एग्जांपल देख लीजिए. जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0. दो इक्वेशन है. ठीक है. या आपको ऐसा नहीं दे करके समझिए, ऐसा दिया हुआ है -6 और 5. तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साइड. तो 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0. ये आ गया. अब देखिए x का वैल्यू कितना आसान है. 5 1 6 माइनस 5 अपॉन 2 1 5 1 which is equal to minus 25 minus 6 अपॉन 2 माइनस 5. ये हो जाएगा आपका माइनस 31 अपॉन माइनस 3 विच इक्वल टू 31 अपॉन 3. ये आ गया x का वैल्यू. ठीक है. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. तो आप दो वेरिएबल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले तो ये चेक करने का कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं. तो सिंपली क्या कर लेने का आपको, वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकालो. अगर वो 0 नहीं है देन यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन यानी आप क्या, इससे क्या निकल गया? एक्स वाई पॉइंट. इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा. ठीक है. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो पहला कंडीशन चेक करना कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं. इफ कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसका कंडीशन क्या होगा? व्हाट इज द कंडीशन इफ देयर इज नो सॉल्यूशन? ओके. अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो x और y फाइंड करते ये मेथड, और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. नाउ वी विल कम ऑन सेकंड पॉइंट.
हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन मतलब हुआ इफ a1 a2 b1 b2 इक्वल टू 0 हो जाए, ओके। एंड पहले ये दो निकाला, फिर ये दो निकालते तो b1 b2 c1 c2 नॉट इक्वल टू 0 एंड a1 a2 c1 c2 नॉट इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ कि अगर पहले जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन होता ही नहीं है, यानी एक्स वाई का वैल्यू आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैव एम्प्टी सेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो देयर इज नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ एक्स वाई का वैल्यू नहीं फाइंड होगा, और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड नहीं हुआ इसका मतलब है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब हुआ hence the above two lines are parallel। तो देखिए आपको सॉल्व करने से पहले ही पता लग जाएगा कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। अदरवाइज क्या सॉल्व करेंगे नहीं आएगा तो हम पता करेंगे, तो यहाँ पे 2 मिनट में चेक हो जाएगा उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। पहले क्या करने का, इन दोनों कोएफिशिएंट चेक कर लो, अगर ये 0 हो गया तो उसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते आप, ठीक है। नाउ ये था आपका वेरिएबल इन 2, और एक और चीज पहला निकला यूनिक सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन यानी लाइंस जो है वो आपका पैरेलल है। अब आते हैं कब ऐसा कंडीशन होगा कि एक्स वाई का इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, यानी कुछ ही वैल्यू रखो तो वो सेटिस्फाई कर देगा। थर्ड कंडीशन यानी 2 लाइन पैरेलल हो तो उसके लिए, यानी अगर 2 इक्वेशन दिया हुआ है चेक करना है ये दोनों पैरेलल लाइंस है कि नहीं है, तो तुरंत इसे कोएफिशिएंट चेक कर लो, अगर 0 है तो दोनों लाइंस पैरेलल, यानी इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है, इसी को थर्ड पार्ट है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये कैसे होगा, इफ a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू 0, इसका कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स अब इसका देते हैं तो b1 b2 c1 c2 का भी वैल्यू आए 0, एंड थर्ड वन a1 a2 एंड c1 c2 इसका वैल्यू भी आए 0, यानी दो के कॉम्बिनेशन दो कॉम्बिनेशन से हमने डिटरमिनेंट में अगर तीनों वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब है कि इन दोनों का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब हुआ x का वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ 1-2 नहीं होगा। सो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट जगह पे कट करना। अगर 2 लाइन 10 जगह पे कट कर रहा है इसका मतलब है उस लाइन का 10 सॉल्यूशन है। अगर 2 लाइन 100 जगह पे कट कर रहा है, या 2 लाइंस का सॉल्व करके आपको 100 वैल्यूज मिला है, इसका मतलब है कि वो 100 जगह पे कट कर रहा है। और इनफाइनाइट का मतलब हुआ 2 लाइन इनफाइनाइट जगह पे कट करता है तब जब 2 लाइन कोइंसाइड कर जाए, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जाएगा तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। सो सच इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो किसका लाइंस आर कोइंसाइड कर जाएगा। सो द above 2 लाइंस कोइंसाइड, और ये स्ट्रेट लाइन है क्यों, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे x² y² कुछ भी आ जाता तो ये लीनियर स्ट्रेट इक्वेशन नहीं होता। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ 2 वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, कोइंसाइडिंग लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड क्रॉसिंग जैसे एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे आ गया तो यहाँ कट किया तो ऐसे जो लाइंस होते हैं उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी सिर्फ x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है।
नाउ solution of linear equation in 3 variable. Okay, solution of linear equation in 2 variable था. अब आते हैं हम 3 वेरिएबल पे. ओके, 3 वेरिएबल लेते हैं. जैसे 2 वेरिएबल था वैसे आपको 3 वेरिएबल लेना है. तो इक्वेशन लेते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, a4x प्लस b4y प्लस c4z इक्वल टू d4. ठीक है, सॉरी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है ना, तो 4 लिख जो होती है d3. दिस इज अ 3 वेरिएबल्स इक्वेशन x y z. अब इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यानी एक ही जैसे एमसीक्यू पूछ दिया कि ये इक्वेशन दिया, बताओ इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. तो बहुत सिंपल तरीका है चेक करने का. इसके वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकालिए. वेरिएबल का देखिए d1 d2 d3 कांस्टेंट है. वेरिएबल है z y और x. इसके कोएफिशिएंट कितना है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. अगर ये नोट जीरो है मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन. इसका मतलब हुआ कि x y और z का सिर्फ एक एक वैल्यू ही आपको ऑब्टेन होगा. ओके, नाउ अनदर वन इज यूनिक सॉल्यूशन हो गया, और यूनिक सॉल्यूशन है तो वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा x y z का. तो एक तो मेथड है जो अपने को पता है, एलिमिनेशन मेथड, कि पहले एक रो को ये डिवाइड बाय 2 को सॉल्व करो, फिर 2 को सॉल्व करो, फिर दोनों को सॉल्व करो. ठीक है, बट डिटरमिनेंट में इसका सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, यानी आपको डिटरमिनेंट पता है. इन दैट कंडीशन यू विल सॉल्व वेरी इजीली. कैसे, देखिए x निकालना है तो x अपॉन, मैं 2 चीज बता देता हूं आपको. x लिए तो इस पूरे को ढक दीजिए, तो बाकी क्या बचा उसका डिटरमिनेंट लिख लीजिए. दैट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 इज इक्वल टू, सेकंड डिटरमिनेंट नेगेटिव होता है तो माइनस y अपॉन. ठीक है, दूसरा वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, डिटरमिनेंट में भी पता है आपको सेकंड वैल्यू नेगेटिव होता है. नाउ y लेना है तो पहले y के कोएफिशिएंट को ढक दीजिए, तो बच क्या जाएगा आपका a1 a2 a3 c1 c2 c3 d1 d2 d3. वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि y को ढक दिया तो c1 d1 और फिर a1 आएगा. प्लेस वैल्यू चेंज नहीं करने का, यानी a1 a2 पहले आ रहा है तो डिटरमिनेंट में वो पहले वैल्यू आएगा. ऐसा नहीं कि उल्टा लिख दीजिएगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगा. अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा. इज इक्वल टू z, अगेन पॉजिटिव लेना है. z वेरिएबल में तो इसको ढक दीजिए, तो बचेगा a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 and d1 d2 d3 is equal to कांस्टेंट, यानी 1 कांस्टेंट टर्म लिया. अब इसको नहीं यूज करने का, इन तीनों का a1 b1 c1 जो मेन है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. ओके, ये आ गया वैल्यू, बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करो, और इसको इक्वेट करना इससे नहीं, इसको इक्वेट कर दीजिए इसके साथ, मैं वो भी बता देता हूँ क्या आएगा. इसको इक्वेट कर दीजिए इसके साथ, एंड z को इक्वेट कर दीजिए इसके साथ. तो देखिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है. तो भाई एक इक्वेशन क्या मिल जाएगा आपको, z का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, y का वैल्यू चाहिए
तो इसको और इसको सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व मत कीजिएगा तो y z दो वेरिएबल होगा, सॉल्व भी निकलेगा। अगर x का वैल्यू निकालना है तो ये और ये सॉल्व कर लीजिए, इजी वे में आपको वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये d1 है, ये d2 है और d3 है और ये तो मेन जो है वेरिएबल, इसलिए इसको d मानते हैं, कोई भी नहीं 0 होना चाहिए। अगर एक भी 0 हो गया तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सब 0 हो गया तो होगा ही होगा। सो इफ d1 इक्वल टू 0 और d2 इक्वल टू 0 और d3 इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0, इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, मीन्स सारे के सारे लाइन एक ही पे कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, ये 3 वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और जब इक्वेशन आएगा डिटर्मिनेंट में, 3 इक्वेशन दिया होगा और गलती से आपको डिटर्मिनेंट का मेथड नहीं आ रहा है, आपने नॉर्मल एलिमिनेशन में सॉल्व किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आंसर राइट होगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आपको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना था। और बहुत आसान है। अगर एक सिंपल वे में देखिए तो जब x लिया तो कौन सा डिटर्मिनेंट लिया, ये ऊपर में, और नीचे में तीनों का तीनों ये वाला। जब y लिया तो ये डिटर्मिनेंट ऊपर में, ये नीचे में। जब आपने z लिया तो ये डिटर्मिनेंट ऊपर में, नीचे में जो कांस्टेंट ही है। सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन निकल गया। इसको इससे कंपेयर करके एक वैल्यू निकालिए, y को इससे कंपेयर करके एक वैल्यू निकल जाएगा, एंड z को इससे कंपेयर करके एक वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 3 वेरिएबल। ओके, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता हूं कि आपको नॉर्मल सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ वैल्यू रख दूंगा, आपको आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 4। ये 3 इक्वेशन है। आपको चाहिए x, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3 4 1 2 3 2 1 1 4। देखिए x को छोड़ के 3 2 4 3 2 1 4 3 1 1 2 4, ये डिवाइडेड बाय, जब डिवाइड करते हैं उसमें ये काउंट नहीं होता है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना है, 2 1 1 3 2 1 4 3 1 हो गया। x का वैल्यू निकल गया। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। वैसे ही अगर y निकालना हो तो पहले इसको ढक दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 1 1 2 1 1 4 3 1, इसका 4 3 1 एंड 1 2 4। और डिवाइडेड में इसका यूज ही नहीं करना, जो पहले से वैल्यू था, दैट इज 2 1 1 3 2 1 4 3 1 हो गया, y निकल गया। बाकी तो डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन है। तो कोई भी एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन नहीं करना है आपको, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज आप फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कर सकते हैं। वहां पे इक्वेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा कि आप नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड बहुत हार्ड पड़ता है, उस टाइम पे आप इस मेथड का यूज करो तो हो जाएगा। फिजिक्स में भी 3 लीनियर इक्वेशन में किरचॉफ लॉ, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा, उसमें होगा, ठीक है। उसमें इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। इन दैट सिचुएशन आप अगर ये मेथड यूज करो तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। नाउ अब एक दो ऑपरेशंस हैं, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करूं तो वैल्यू क्या आएगा। उससे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। बहुत सारे
डिटरमिनेंट था वैसे ही। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का क्या मतलब होता है? सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का मतलब होता है जो फोल्डेबल हो, यानी डायगोनल के अक्रॉस सिमेट्रिक। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ए है एक्स पी क्यू पी वाई आर क्यू आर जेड, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे? एक्स वाई जेड ये क्या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, तो यहां पे क्या कीजिए, एक मिरर रख दीजिए। ठीक है, सिमेट्री का मतलब होता है एक टाइप का मिरर इमेज, मिरर इमेज अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल, नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल रख दीजिए। तो अब देखिए मैं इसको अगर फोल्ड करूं तो ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज और ये इसका मिरर इमेज में आ गया। तो इसलिए ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अलोंग अगर आप मिरर रख दो, अगर सारे का सारा एलिमेंट सेम दिखाई दे रहा है एक साइड का, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसमें बोलते थे। अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल पे एग्जैक्टली अगर फिट बैठ जाता है, यानी अगर मिरर रखोगे तो ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने आ जाए, इसका मतलब हुआ कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, उसमें मैट्रिक्स था। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? तो ऐसे मैट्रिक्स का, उसमें भी ऐसे डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स में भी डायगोनल जीरो होता है, डायगोनल एलिमेंट हमेशा ही जीरो होता है, चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, इसके डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरोज होते हैं। ठीक है, तो पहले 0 0 0 ऐसा तो होगा ही होगा। फिर मान लीजिए x y z माइनस x माइनस y माइनस z, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, कंडीशन क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 एंड अगर आप मिरर इमेज रखो तो ऊपर का सारा मिरर इमेज नीचे आए लेकिन माइनस में। जैसे इसमें क्या था कि P का P, Q का Q, R का R आया, बट यहाँ पे X का माइनस X, Y का माइनस Y, Z का माइनस Z। देन दिस और सबसे कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये 0 होगा ही। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, नाउ व्हाट इज मीनिंग बाय साइक्लिक डिटरमिनेंट्स? ठीक है, साइक्लिक डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं एंड उसका वैल्यूज। तो ये था सिमेट्रिक, प्रिंसिपल डायगोनल के अलाउंग एम सेम टू सेम, स्क्यू सिमेट्रिक प्रिंसिपल डायगोनल 0 एंड एक दूसरे का मिरर इमेज। नेक्स्ट इज साइक्लिक डिटरमिनेंट, साइक्लिक डिटरमिनेंट। साइक्लिक डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि एलिमेंट्स उसके एक साइकिल में होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इक्वल टू x y z, पहला रो, दूसरा रो शुरू कीजिए y z x, x y z, दूसरा शुरू करना है y z x और तीसरा z x y। ठीक है, दिस इज साइक्लिक डिटरमिनेंट। इसका वैल्यू आता है आपका AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3XY Z। द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज दिस। माइनस इसमें कॉमन निकाल लेने का, नहीं तो ये प्लस आएगा, बाकी सब निगेटिव होगा। दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक डिटरमिनेंट। एक साइकिल में होता है, इसके एलिमेंट्स जैसे मान लीजिए कोई सा भी हो सकता है, 5 6 8 6 8 5, ठीक है, 8 5 6,
पहले 5 6 8, फिर 6 से शुरू करना है, 6 8 5, फिर 8 से शुरू करना है, 8 5 6. दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक डिटर्मिनेंट्स. ओके, नाउ जो टर्म्स बचते हैं वो है आपका एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल. विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स. हाउ? एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे? सपोज, सॉरी एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. मान लीजिए 3 कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. 3 कोऑर्डिनेट है. द एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट. कैसे? हाफ इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे? तो वेरिएबल कौन है, क्या क्या है? x1 y1, सॉरी x1 x2 x3. तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. ठीक है, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, फर्क नहीं पड़ता है. यही इसका खासियत है. बिकॉज नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अलग एरिया आता है, राइट एंगल का अलग आता है. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग टाइप्स के आते हैं. बट इसमें क्या है, सिर्फ कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए. हाँ, इसको कहीं भी शिफ्ट कर दो. ठीक है, इस ट्रायंगल को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो अभी सी बात है कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, लेकिन एरिया चेंज नहीं होगा. मीन्स इफ यू आर शिफ्टिंग दिस ट्राइंगल, मान लीजिए कि x2 x कोई कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं इसको आगे शिफ्ट करूं तो ये x1 x2 सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा. लेकिन ये तीनों का तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बट एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन सेम. उसके कोऑर्डिनेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो इफ यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल, in that condition you will find the area of triangle with this method without knowing that which type of triangle it is, whether it is right angle triangle, whether it is equilateral triangle. It is independent from the nature of triangle. किस type का triangle है कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, so this is the area of triangle. Now if we differentiate the determinant, then how and what will be the value. ठीक है, तो हम इसमें कैलकुलस डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, सब पे लागू होता है इसमें. ठीक है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट. वन थिंग आप पहले से जानते हैं कि डिफरेंशिएशन उसी का पॉसिबल होता है जो वेरी करे. वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है. तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होना चाहिए. तो हम एज्यूम करते हैं पहले कि हम डिटरमिनेंट ही उस टाइप का ले जिसमें वेरिएबल हो. सपोज कि f g और h क्या दिखाता है, ये जो फंक्शन है वो x के अकॉर्डिंग वैरी करता है, g जो है वो x के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है, h x के अकॉर्डिंग, यानी ये तीनों का तीनों वेरिएबल है, इतना फिक्स हो गया. उसके अलावा बाकी कांस्टेंट लेते हैं, p q r s t u. p q r s t u is constant and this is the variable. अगर ये वेरिएबल ना हो तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सारे टर्म्स ही जीरो हो जाएंगे. तो वेयर मैं मानता हूं कि वेयर fx gx and hx is vary with distance x. अगर मैं यहाँ पे t लिख देता इसका मतलब है टाइम के साथ वैरी कर रहा है. ठीक है, अगर मैं y लिख देता इसका मतलब y के साथ वैरी कर रहा है. ठीक है, x है. नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे हम, कैपिटल D अपॉन डी एक्स. क्योंकि वेरिएबल x में है, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करूं तो सब जीरो हो जाएगा, भले ही ये वेरिएबल है.
ये वेरिएबल है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट नहीं। सो जिसका वेरिएबल लिए है इसका मतलब है हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। इन दैट कंडीशन जो वेरिएबल होता है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, मतलब डी एफ एक्स बाई डी एक्स, डी जी एक्स बाई डी एक्स, डी एच एक्स बाई dx, and the remaining value is same, p q r s t u। यानी जो वेरिएबल होता है सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होता है। हाँ, अगर इसमें वेरिएबल होता, अभी हम देखेंगे जैसे नेक्स्ट वेरिएबल होता है कैसे करेंगे वो भी निकल जाएगा। और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन को ही हम ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, जैसे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश से, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डबल डैश से, सिंबल होता है ये। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जी डैश एक्स एच डैश एक्स पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, दिस डैश ये मैथ्स का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ यूज कर सकते हैं, कहीं भी अभी कैलकुलस मैथ्स में आएंगे आप यूज फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट किया है तो जिसको डिफरेंशिएट किया उस पर एक डैश लगा दी, समझ जाएगा एक बार डिफरेंशिएट होगा। अगर 4 बार डैश लगा दो इसका मतलब है कि ये फंक्शन का 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रो में है तो हो जाएगा, बाकी एलिमेंट सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि ये बाकी कांस्टेंट हो जाएगा। एक्चुअली में होता कैसे वो आपको अभी पता लगेगा, एक एक स्टेप में होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बाकी के जो कांस्टेंट है वो सेम रहेंगे, एक जो रो था उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर सारे का सारा वेरिएबल हो, अगर सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो अगर वेरिएबल हो जाए तो इन दैट कंडीशन हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, वो देख लेते हैं। एक सिंगल रो में था डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल डिटरमिनेंट्स, यानी जिसके वेरिएबल डिटरमिनेंट्स ये भी था, क्योंकि इसके एक भी रो या एक भी एलिमेंट वेरी करता है तो डिटरमिनेंट्स वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, नाउ सपोज डिटरमिनेंट है आपका f1x, f2x, f3x, सब x के साथ वेरी कर रहा है, g1x, g2x and g3x। Similarly h1x, h2x and h3x। ओके, वेरिएबल है। नाउ अब सारा का सारा एलिमेंट वैरी कर रहा है तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये देखिए, डी कैपिटल डी अपॉन डी एक्स, रो वाइज होता है, यानी पहले एक सिंगल रो का होगा, फिर दूसरे रो का होगा, फिर थर्ड रो का होगा। कहने का मतलब कि पहले इस रो का डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश से, नहीं तो डी लिखना पड़ेगा। तो मैं इसका डिफरेंशियल लिख देता हूं, f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स, रिमेनिंग सेम। h1x, h2x, h3x प्लस एक रो का हुआ प्लस, अब सेकंड में दूसरे रो का होगा, बाकी सेम रहेंगे, यानी ये f1x, f2x, f3x ये सेम रहेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो हो जाएगा आपका g1 डैश x, g2 डैश x, g3 डैश x एंड ये सेम रहेगा h1x, h2x, h3x। यानी पहले रो का हुआ ये सेम रह गया, दूसरे रो का हुआ ये सेम रह गया, एंड थर्ड में तीसरे का होगा, पहला दूसरा सेम रह जाएगा, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x
h1 dash x, h2 dash x and h3 dash x। यानी ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारे एलिमेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज रो वाइज होता है। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकंड रोज का डिफरेंशिएशन एंड थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। यही रीजन था कि जब हमने पिछले बारे में लिया था आपका एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, पी क्यू आर एस टी यू, तो जब मैं डिफरेंशिएट किया तो पहले बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, ये सेम, फिर दूसरे वाली करूंगा तो ये सेम, इसका डिफरेंशिएशन होगा, बट ये क्या है आपका कांस्टेंट है इसलिए जीरो, दूसरा ये टर्म्स आता ही नहीं है। सो डिफरेंशिएशन करते हैं तो रो वाइज होता है, पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन एंड फिर थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको आप किसी भी एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चंस आएंगे उसमें तो इसका यूज होता ही होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल थियरी था दैट इज बेस्ड ऑन द डिटरमिनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यानी सारे डिटरमिनेंट्स के थियरीज अगर अच्छे से पता है तो सॉल्व करना बहुत आसान पड़ जाता है। डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन जो होते हैं दैट डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स इज वेरी इजी चैप्टर माना जाता है अगर आपको थियरी बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई डिटरमिनेंट्स दिया है मैट्रिक्स वेदर इट इज नील पोटेंट, अब नील पोटेंट मैट्रिक्स का थियरी नहीं पता है तो नहीं आएगा। आइडेम्पोटेंट, involuntary matrix, there are several types of matrix are there, like the same theory should be very strong and after that you will have to practice this। ठीक है, जो मॉड्यूल है मेरा मैं ऑलरेडी बहुत लोग सेंड कर चुका हूँ उसको डिटेल में उसको सॉल्व करने का। ठीक है, एक एक कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम कुछ स्पेशल टाइप के डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस उठाएंगे और उसको देखेंगे कि एक लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं और एक शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी उसके जो शॉर्टकट्स होते हैं वो सीखेंगे। ओके।